गाली गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क की नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बात को आगे कहने के लिए यह एक और घटना 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी वुलन मिल के पीछे दादर बम्बई में इंदुलाल याग्निक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बम्बई म्यूनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए गांव का पटवारी के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बारसाड़ तालुके के खंडा जिले में मामलतदार के कार्यालय में पटवारी पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मामलतदार ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया। जब मैं पटवारी पद संभालते हुए वहां पहुंचा, कारकुन ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर मैं एक हरिजन हूँ। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो और अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो कि ये यहाँ नौकरी करने आया है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ जमीन पर रख दो। जब मैं बारसाड़ के मामलतदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के डिब्बे रखे थे और वहाँ पर एक इन डिब्बों की जानकारी और पानी पिलाने के लिए आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के क्लर्कों के लिए जब भी उनको पानी की ज़रूरत होती तो पानी पिलाना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकाल कर पीते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को नहीं छू सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता। इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब सा बर्तन रखा था जिसे ना मेरे सिवा कोई छूता था और ना कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी ढाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वह पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता था तो वह वहाँ से सरक लेता था। नतीजन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह दिक्कत में ठहरने को लेकर भी थी। मैं बारसाड़ में अजनबी था। कोई भी हिंदू मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बारसाड़ के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि वो उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज़्यादा रहूं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसी कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम भाजस खरीद कर गाँव के बाहर किसी सुनसान जगह पर रख जाता था और वहाँ पर खाना खाता था और रात को मामलात ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरीके से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब कुछ मेरे लिए असहनीय हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंत्राल चला गया। यह बालसाड़ से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक पटवारी के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस पटवारी के पास 3 गांव जंत्राल
खामपुर और सहजपुर का जिम्मा था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं जंत्राल में इस पटवारी के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खास तौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव की ऑफिस में झाड़ू बुहारू करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर होगा यही कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन पटवारी ने मुझे सहजपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैंने जंत्राल से सहजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और पटवारी गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं वहां तकरीबन 15 मिनट खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और क्षुब्ध हो गया। मैं वहां पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठ देखकर मुखिया और पटवारी मुझे बिना कुछ कहे वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। गांव के नौकर की ओर देखकर वह बोलने लगा, इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया? नौकर ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वे मुझे गड़ासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की, भीख मांगी, मुझे माफ कर दें, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैं मामलातदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिखकर बताऊं और यह भी बताऊं कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर को वैसे अंतिम संस्कार करें। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलातदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूं तो वे शायद अपना हाथ रोक लें। मैंने रवानिया से एक कागज़ लाने को कहा। वह कागज़ लेकर आया। फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। सेवा में मामलातदार तालुका वरसाड़ महोदय पर मार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार। स्वीकार हो, मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूं, आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसे फाड़ने का आदेश दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम अपने आप को हमारा पटवारी कहकर संबोधित करना चाहते हो। तुम एक भंगी हो, ऑफिस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उससे दया की भीख मांगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। यह वायदा किया कि नौकरी छोड़ दूंगा। तब तक एक पटवारी और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट गया। धन्यवाद दोस्तों। मैंने प्रयास किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी उन्होंने जो है अपनी बुक, उनकी एक पत्रिका है जो द वेटिंग फॉर वीज़ा के नाम से है, उसमें सारी घटनाओं को उन्होंने लिखा है। उस घटना को हूबहू मैंने आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया दोस्तों। धन्यवाद। आप देखें और सुनें और समझें और क्या त्रुटियां हैं उन्हें कमेंट करें और वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, को लाइक